हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 27 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट के पेपर और ऑफलाइन शिफ्ट के पेपर हुए हैं उन सभी की प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न पत्र पे चलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है पौधों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए निम्न में से किस प्रकार के सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस और थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम और फोर्थ ऑप्शन है कॉपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। यानी जिनको जिनको पौधों को ज़्यादा मात्रा में यानी दीर्घ मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, और जिनको कम मात्रा यानी सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी हम सूक्ष्म और दीर्घ के बारे में बात कर लेते हैं, और इसमें जो पूछा है वो सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम दीर्घ के बारे में देख लेते हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लेते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं हम। मैक्रो, इसमें हम कैसे याद करेंगे, पहले हम याद कर लेंगे NPK के नाम से हम याद कर लेंगे इसको। यानी NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये तीन एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो दीर्घ मात्रा में यानी ज़्यादा अमाउंट में पौधों को आवश्यकता होती है। और उसके अलावा भी और हैं, तीन हैं और उसको भी याद कर लेंगे। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के बाद हमारा सल्फर हो गया, सल्फर के बाद हमारा मैग्नीशियम हो गया। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, और NPK के नाम से भी इसको हम याद कर सकते हैं। तो ये 6 तत्व तो क्या है, ये हमारे दीर्घ मात्रा यानी ज़्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। और इसमें पूछा है सूक्ष्म के बारे में पूछा है, तो हम बस इन्हीं को याद कर लेंगे तो हम अपने आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसमें नाइट्रोजन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है यानी दीर्घ पोषक तत्व में आता है। ये तो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस भी हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। थर्ड है हमारा कैल्शियम, तो कैल्शियम भी हमारा दीर्घ में आएगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, कॉपर बचा, यानी कॉपर हो गया, बोरान हो गया, कोबाल्ट हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया और आयोडीन हो गया। ये सब कितने मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को, तो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो कॉपर है ये हमारा पौधों को एकदम सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होगी, यानी कम मात्रा में इसको आवश्यकता होगी पौधों को, तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है। तो ऑप्शन है आंखें के चेहरे के सामने हो, सेकंड है आंखें सिर के दोनों सामने हो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं एक ही बार में, तो वो आंख जो है हमारे साइड में होनी चाहिए, यानी उन पशुओं की आंखें जो होती हैं साइड में होती हैं, यानी सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए यानी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए, रेड ब्लड कार्पोसेल के निर्माण के लिए जिसकी कमी से वाई हो जाता है और एक्स के अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो वो जेड हो जाता है। तो एक्स वाई जेड के बारे में हमें बताना है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है, और जिसकी कमी से हमें एनीमिया नामक डिजीज़ हो जाती है, और जिसके लिए विटामिन कौन सी आवश्यकता होती है, तो वो डी होती है। और यहाँ पे सी भी होता तो वो भी ऑप्शन हमारा सही रहता। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा लोहा, एनीमिया और विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीव के जोड़े को पहचानिए। तो एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं एनिमल्स और एक यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं।
तो ये प्रोकैरियोटिक एनिमल और यूकैरियोटिक एनिमल। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आएंगे, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आ जाएंगे। और यूबैक्टीरियम यूकैरियोटिक कुछ में कौन से आएंगे, जैसे हम लोग आ गए, प्लांट आ गए, कवक हो गए, और जो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, ये यूकैरियोटिक उदाहरण है। यानी यूकैरियोटिक को भी प्रोटिस्टा जगत अलग में बांटा गया है और ह्यूमन को अलग बांटा गया है। तो इसलिए प्रोटिस्टा जगत में कौन आएंगे, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, यूग्लिना हो गए, ये सब एक कोशिकीय जंतु में आ जाएंगे। लेकिन हैं तो ये यूकैरियोटिक के उदाहरण। तो हम सीधा सिंपल सा देख लेते हैं। यानी नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया जिसमें रहेंगे वो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, और उसके अलावा जो दिए रहेंगे वो यूकैरियोटिक के उदाहरण है। तो चलिए हम इस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसमें पहले में दे दिया बैक्टीरिया, ये हमारा प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड में भी दिया नील हरी शैवाल, तो ये भी हमारा प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो फोर्थ में दे दिया है बैक्टीरिया नील हरी शैवाल, तो ये भी हमारे प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हमारा कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, अमीबा और पैरामीशियम, तो ये किसके उदाहरण है, ये यूकैरियोटिक के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, इसमें पूछा है निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ सही क्रम दर्शा रहा है, यानी सही क्रम को हमें मिलान करना है। तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संघनन, यानी गैस से तरल अवस्था में क्या होगा, वो संघनन होगा। और फिर उसके बाद तरल से ठोस अवस्था में क्या होगा, वो जमेगा, यानी ठोस में परिवर्तित होगा तो वो जमेगा। और ठोस से तरल में जब जाएगा तो वो पिघलेगा, जाहिर सी बात है वो पिघलेगा, ना कि जमेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन हमारा सत्य है। पहला ऑप्शन है श्वसन केवल दिन के समय होता है। तो श्वसन जो है केवल दिन में नहीं होता बल्कि रात और दिन दोनों होता है, क्योंकि पौधे जब दिन में श्वसन करते हैं तो O2 बाहर निकालते हैं, और जब पौधे रात में मुख्यतः श्वसन करते हैं तो वो CO2 बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। और जो हमारा प्लांट पीपल का पेड़ होता है वो जो है रात और दिन दोनों ही ऑक्सीजन वितरित करता है, यानी ऑक्सीजन देता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल दिन दे दिया है। सेकंड ऑप्शन दिया है केवल रात में, नहीं, दिन और रात दोनों श्वसन करते हैं पौधे, ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है श्वसन केवल उस समय होता है जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं मुख्यतः सूर्य की उपस्थिति में होता है, यानी दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, बट जो श्वसन की क्रिया है वो दिन और रात दोनों होती है, ना कि सिर्फ एक ही समय होती है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो श्वसन जो है दिन और रात दोनों समय होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है अदिति का ब्लड ग्रुप बी है, वह हर वर्ष रक्तदान करती है, उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप जो बी होता है उसमें एंटीजन बी होती है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है, और जो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होता है उसमें एंटीजन ए बी दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों होता है एंटीजन। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो बी निगेटिव बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, और ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बता दें कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सर्वदाता होता है, यानी सबको ब्लड ग्रुप डोनर होता है, सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, ये सर्वग्राही होता है। और ये ब्लड ग्रुप हमें ब्लड ग्रुप ओ जो है सबको दे सकता है, वो दाता है। और ए बी सर्वग्राही है, यानी सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है। बट इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा उदासीन लवण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो उदासीन लवण के बारे में पूछा है तो वो हमारा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या करता है। तो हम मुख्यतः जानते हैं जो अमोनियम क्लोराइड होती है
वो हमारा क्षार में आता है और बेस में, दोनों में आता है। यानी जो अमोनियम क्लोराइड कंटेंट कैसा है तो उसके हिसाब से ये अपना परिवर्तन करता है। यानी इसको हम एक प्रकार से कह देते हैं ये क्षार में भी है और बेस में भी है। और वैसे तो ये बेस है बट इसको क्षार और बेस दोनों में रखा जा सकता है। तो वैसे इसको क्षार में होता तो क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और जो एसिड होता है वो नीले लिटमस यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे अपोजिट होगा, जब अमोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें जो है हाइड्रोक्साइड से साथ मिलकर अल्प वियोजित होता है, यानी कम मात्रा में वियोजित होता है। तो इसलिए HCl के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो एक मजबूत अम्ल है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो इसलिए अपवादजनक इसमें हम आंसर क्या मान लेंगे, जो नीला लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देगा। है तो ये बेस, लेकिन यहाँ पे जो है जब हम HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो HCl बहुत ज़्यादा मजबूत अम्ल होता है, इसलिए अमोनियम क्लोराइड उसमें बहुत कम मात्रा में वियोजित होगी, यानी बहुत कम मात्रा में आयन देगा। तो इसलिए हम इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है। तो इसको सीरियल से हमें बताना है, यानी कोई ए कंटेंट है और कोई बी घोल है। तो ए को जब बी में डालें तो रंग बदल जाता है, यानी ए को जब हम बी में डालते हैं तो इसका रंग बी का बदल गया। ठीक है, इसका रंग बदल गया। और फिर जब सी को बी में डालते हैं, यानी कोई कंटेंट सी है तो बी में डालते हैं तो इसका रंग नहीं बदलता, इसका रंग नहीं बदलता। मान लो इसको रंग नहीं बदला, ये नहीं बदला और बी में ए का बदल गया, तो यानी ए जो है बी से कम रिएक्टिव है। तो हम सबसे पहले ए रख लेते हैं, यानी कम रिएक्टिव है बी से। और फिर उसके बाद सी को हम बी में डालते हैं तो इसका रंग कोई परिवर्तन नहीं होता बी का, तो यानी ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, यानी ए का बदल गया। तो ए का बदल गया तो बी स्ट्रांग हो गया हमारा, तो बी स्ट्रांग हो गया ए से। और सी को नहीं, सी जो है बी में नहीं बदल पाया, तो यानी बी जो है बी से सी जो है और ज़्यादा कमज़ोर चालक हो जाएगा, यानी सी यहाँ पे आ जाएगा, सी सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर CBA। तो देख लेते हैं CBA ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है CBA। तो ए यानी सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर उससे कम बी है, यानी ए जब गया बी में तो बी को बदल दिया, तो उससे कम बी है। और सी जो है बी में नहीं बदला है, यानी एकदम से कम बी से भी हीन एकदम है, तो सी है वो कमजोर चालक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से एक प्रकार से लिया गया क्वेश्चन है सोचा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों का भंडारण एल्युमिनियम के मर्तबान में नहीं किया जाता है। तो पुडिंग, दूध, आंवले का अचार और पके हुए चावल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंवले का अचार, क्योंकि जब आंवले के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है, वो आंवले का अचार जो है एसिड होता है, तो एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, तो रिएक्शन करेगा, इसलिए अचार जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा आंवले का अचार हमें एल्युमिनियम के मर्तबान यानी एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है। तो पहला है खमीर द्वारा श्वसन की क्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा कट जाएगा। और बी है खमीर की क्रिया द्वारा ईस्ट शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। तो ये जो है राइट आंसर लग रहा है। आगे देख लेते हैं। ईस्ट द्वारा श्वसन की क्रिया में एल्कोहल का उत्पादन होता है। और फोर्थ है खमीर की क्रिया में ईस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खमीर की क्रिया में जो ईस्ट होता है शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है
अमित एक पियानो के पर्दे को पहले हल्की से और फिर जोर से दबाता है, तो दूसरी स्थिति में ध्वनि के गुणधर्मों का क्या परिवर्तन होगा। तो जब भी हम देखते हैं पतली ध्वनि के बारे में अगर बात की गई है तो उसमें तारत्व जो है उच्च होगा और आवृत्ति जो है उच्च होगी। तो इसी से हम अपने ऑप्शन तक पहुंच जा सकते हैं। तो तारत्व किसमें उच्च दिया हुआ है, इसमें तारत्व दिया हुआ है नीचा दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। इसमें तारत्व कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और इसमें तारत्व जो है ऊंचा दिया है, इसमें तारत्व जो है कोई परिवर्तन, तारत्व की कोई बात ही नहीं की गई है ऊंचा नीचे के बारे में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रबलता होगी एवं सूर्य यानी तारत्व भी जो है ऊंचा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है निकटवर्ती क्षेत्र ए तथा बी में भिन्न वायुमंडलीय दबाव देखा गया है। तो इसमें क्षेत्र एक दिया है, क्षेत्र बी दिया है, तो उनके हिसाब से आंसर इसमें सबसे कम वायुमंडलीय दबाव हो तो उसको हमें बताना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी इसमें कितना दिया है क्षेत्र ए में 733 यानी 733, और फिर उसके बाद क्षेत्र बी में दिया है 723 बटा 723 बटा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 728। इसी प्रकार हम सबको करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो इसमें 800 प्लस करके फिर 600 और बटे में 2, तो इसको करेंगे तो इसमें आ जाएगा आंसर 700 लगभग। तो इसी प्रकार सबका करेंगे तो सबका आंसर पहले में आ जाएगा 728 और सेकंड वाले में आ जाएगा, सेकंड वाले में 700 आ जाएगा और थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाएगा, यानी दोपहर समय 2 बजे जो दिया गया है इसमें आ जाएगा 750 और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसमें आ जाएगा 900। तो सबसे कम किस में है, तो सबसे कम 700 यानी समय 12 बजे वाले में है, यानी 800 से 600 जो सबसे कम वायुमंडलीय दाब होगा, तो इसमें हवा जो है बहुत तीव्र गति से चलेगी। तो ऑप्शन नंबर ये 12 बजे वाला सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें दिया है सेकंड ऑप्शन पे दिया है 12 मध्याह्न, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है मानव आंख का निकटतम बिंदु यानी स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। तो एक सामान्य मानव आंख के निम्नलिखित लिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा व छोटा होता है, तो सीधा नहीं होता, उल्टा होता है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में उल्टा दिया है, थर्ड में दिया हुआ है, तो फोर्थ में भी सीधा दे दिया, इसलिए ऑप्शन फोर्थ भी कट जाएगा। इसमें दिया है थर्ड वाले में दिया है बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए इसमें सेकंड ही ऑप्शन में दिया है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है और छोटा होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सेकंड यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गलत कथन का चुनाव करिए। तो इसमें गलत कथन बताना है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा गलत कथन है। पहला ऑप्शन है खेल आरंभ होने से पहले एक व्यायामी जानबूझकर अपने हाथों में खुरदुरा पदार्थ लगाता है जिससे गुथना कम हो सके तथा कुशलता बढ़ाई जाए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। गुथना का यहाँ पे तात्पर्य है यानी घर्षण से मतलब है। तो जब व्यक्ति क्या लगाता है, कोई खुरदुरा पदार्थ लगाता है तो उससे गुथना कम यानी घर्षण कम नहीं होगा बल्कि घर्षण अधिक होगा। तो इसमें कम दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था कौन सा गलत कथन है। तो पहला हमारा गलत कथन है, तो यानी ये ऑप्शन नंबर सही में आ जाएगा। चलिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी में दिया है खेलने से पूर्व कैरम बोर्ड पर जानबूझकर महीन पाउडर छिड़कना जाता है जिससे गुथना कम हो तथा कुशलता बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पे यहाँ पे एकदम सही आंसर दिया हुआ है बी जो है, यानी जब हम पाउडर का छिड़काव करते हैं यानी उसका सरफेस चिकना हो जाता है, जो सरफेस है कैरम बोर्ड का वो चिकना हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है।
तो जो कैरम बोर्ड की गोटी है वो आसानी से फिसलने लगती है। तो फिसलना का तात्पर्य है, मतलब जहाँ पे फिसलन बड़ा है तो यानी घर्षण वहाँ पे कम है, यानी यहाँ पे क्या किया गया, गुतना कम यानी घर्षण कम। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इसमें सही नहीं होगा क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा है। और सी ऑप्शन में दिया है दौड़ने की प्रतियोगिताओं में धावक के जूते के तले खांचेदार होते हैं जिससे गुथना कम हो और कुशलता बढ़ाई जाए। तो जो जूते होते हैं उसमें गुथना कम नहीं होता बल्कि घर्षण अधिक होता है। तो गुथना कम होता है इसमें दिया है, तो घर्षण अधिक होता है यानी गुथना ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, तो इसमें गलत पूछा ही गलत कथन था, तो इसलिए ए और सी हमारा गलत कथन है और बी ऑप्शन हमारा जो है सही ऑप्शन है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है, यानी ये घर्षण से प्रश्न आया है, तो इसका राइट आंसर जो है थर्ड हो जाएगा। यानी ए और सी हमारा गलत आंसर है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्य में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत का प्रयोग नहीं करती। तो मोटर करती है, जनित्र करती है और विद्युत घंटी भी करती है, तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा विद्युत हीटर नहीं करती। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। यानी विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए विद्युत हीटर विद्युत प्रवाह द्वारा गर्मी पैदा करती है, ना कि चुंबकत्व। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक वस्तु पानी में तैर रही है और उसके आयतन का 1/4 भाग पानी की सतह से ऊपर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कोई वस्तु है इसमें डूब रही है तो उसका 1/4 भाग जो है, यानी कोई वस्तु ऐसे डाले तो उसका जो फोर्थ एक भाग जो है यानी चौथाई भाग, एक दो तीन चार भाग है, तो उसका जो चौथाई भाग है वो ऊपर क्या दिया हुआ है इसमें, ऊपर तैर रहा है यानी सतह पर 1/4 भाग, बाकी 3 पार्ट जो है उसके नीचे दबे हुए हैं यानी डूबे हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है वस्तु पर लग रहा उत्प्लावन बल, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक होगा। तो उत्प्लावन बल जो इस पर लग रहा है वो वस्तु के उत्प्लावक बल से अधिक है, तभी तो वस्तु डूब रही है। उत्प्लावन बल यानी नीचे का जो पानी से वो आंट फोर्स लग रहा है यानी उत्प्लावन बल लग रहा है, तो ये अधिक है, उस वस्तु से अधिक है। तो इसलिए ये जो वस्तु है यानी उत्प्लावक बल को उसको ज़्यादा मात्रा में डुबो लेती है, तो उसका 1/4 भाग ऊपर से। तो राइट आंसर जो हमारा फोर्थ ही हो जाएगा। चलिए आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। वस्तु पर लग रहा उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है, नहीं भार से अधिक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। वस्तु पर लग रहा उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर है, अगर बराबर होता तो पूरी की पूरी वस्तु जो है तैरती, ना कि चौथा पूरा 3 पार्ट अंदर भाग डूबता। तो फोर्थ ऑप्शन है वस्तु का उत्प्लावक बल कार्य नहीं कर रहा, तो इस पर कार्य कर रहा है क्योंकि तभी तो उसका फोर्थ भाग ही जो है ऊपर दिख रहा है, बाकी के 3 पार्ट जो है नीचे डूबे हुए हैं, तो इसलिए राइट आंसर जो है इसमें पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, जब विद्युत की धारा किसी तार से गुजरती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये तो सही बात है, यानी जब कोई विद्युत की तार किसी तार से गुजरती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यानी यदि आप किसी सीधे तार को विद्युत धारा में प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर जो है वृत्ताकार वलय में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी ये कोई तार है, इसमें कोई विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। अजय संधु दिया है, कारण देख लेते हैं। तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ से इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमारा जो कारण है वो गलत दिया हुआ है। यानी जो एक वृत्ताकार स्प्रिंग जैसे चीज़ें प्रवाहित होती है तो करंट सोलनाइड कहा जाता है, इसकी धुरी के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ना कि चुंबकीय पदार्थ की वजह से, इसलिए कारण हमारा गलत है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन किस में दिया है। ए और आर दोनों सही हैं, ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, और इसके बाद दिया सेकंड ऑप्शन ए सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, और ए सही है किंतु आर सही नहीं है। तो सही तो है, चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, बट उसका सही जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है,
इसलिए राइट आंसर जो हमारा इसका हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, पित्त की थैली निकलने के ऑपरेशन के बाद अश्मिता को अपने भोजन में चिकनाई यानी घी तेल ऑयली वाली कम करने की सलाह दी जाती है। यानी किसी की अस्मिता है कोई लड़की जिसकी पित्त की थैली निकाल दी गई है ऑपरेशन कर करके, तो उसको जो है ऑयली चीज़ खाने के लिए मनाही दी जाती है। तो ऑफ चलिए ये तो जर्सन जो दिया है सही दिया है, कारण देख लेते हैं। अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है, तो कारण भी सही है लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन कारण नहीं कर रहा, बल्कि पित्त के थैली में बायल जूस से रिलेटेड है, यानी पित्ताशय से रिलेटेड है, यानी पित्तरस जो बनता है वो नहीं बन पाता है, इसलिए जो संग्रहण करता है पित्त की थैली में जो होता है पित्तरस संग्रहण होता है, यानी यकृत जो है पित्तरस बनाता है और पित्ताशय में भंडारित होता है। तो जब पित्त की थैली ही नहीं रहेगी तो भंडारित नहीं होगा, तो इसलिए चिकनाई वाली चीज़ डॉक्टर मना कर रहा है। और आर में दे दिया जूस अम्लता, जूस के श्रावण अम्लता कारण अधिक होता है, तो आर तो हमारा सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, इसलिए राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए सही है, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है, अपसारी प्रश्न शिक्षार्थियों में तार्किक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। अपसारी सोच यानी विभिन्न प्रकार से जो सोचते हैं, किसी उत्तर के बारे में हम विभिन्न प्रकार से सोचते हैं यानी भिन्न भिन्न तरीके से सोचते हैं, तो वो हमारा अपसारी प्रश्न हो जाएगा, यानी तार्किक करते हैं, चिंतन करते हैं। ये तो ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड दिया है, अपसारी अभिसारी प्रश्न सकल आकलन के लिए अधिक उत्तम है, तो यानी ये जो है डाइवर्जन थिंकिंग के दिया है, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, यानी चारों तरफ जो इसकी थिंकिंग होगी, किसी क्वेश्चन को हम कई तरीके से सोच सकते हैं। और अभिसारी सोच वो होता है, वो कन्वर्जन थिंकिंग होता है, यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट एक ही होता है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग हुई। कन्वर्जेंट थिंकिंग में केवल एक प्रश्न होता है। तो इसमें दिया है सकल आकलन के लिए अधिक अधिक उत्तम है, तो अधिक उत्तम हमारा कौन सा होगा? वो अपसारी सोच होगा, ना कि हमारा अभिसारी सोच होगा। तो इसलिए ए सत्य है परंतु बी असत्य है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, एक जांच उन्मुख कक्षा 6 में चुंबक के विषय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, एक जांच उन्मुख कक्षा 6 में चुंबक विषय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चुंबकीय आकर्षण का वैज्ञानिक परिभाषा प्रदान करना। सेकंड है बच्चों से चुंबक और वस्तुओं के साथ खेलों और छांटों आधारित गतिविधि कराना। और थर्ड है चुंबक और कुछ वस्तुओं का उपयोग करके चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण का निदर्शन करना। और फोर्थ है सामपट्ट पर चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को सूची बनाना। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कोई वस्तु को ले रहा है चुंबक वाली वस्तु के और चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण का निर्देशन कर रहा है, तो इसमें सबसे अच्छा बच्चा वो कर पाएगा, तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत यानी थ्योरी के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, वैज्ञानिक सिद्धांत तथ्यात्मक कथनों के समुच्चय होते हैं। सेकंड है वैज्ञानिक सिद्धांत प्रकृति परिघटनाओं के यादृच्छिक अनुमान होते हैं। और थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक सिद्धांत परिघटना के अनुभवनिक प्रमाण तर्क और बहस के आधार पर व्याख्या देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सी वैधता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री प्रक्रिया भाषा और शैक्षणिक अभ्यास का आयु उपयुक्त होना चाहिए, यानी बच्चे के आयु के अनुसार होनी चाहिए जो हमारी सामग्री है, पाठ्यपुस्तक है। तो नैतिक परख होनी चाहिए? नहीं। विषय परख होनी चाहिए? नहीं। प्रक्रिया वैधता यहाँ पर ये हो सकता था, बट यहाँ पे संज्ञानात्मक स्तर पर होनी चाहिए, बच्चे के आयु के अनुरूप होनी चाहिए, यानी ये बच्चा जो है 5th क्लास का है तो 5th क्लास के ही अकॉर्डिंग उसके पास प्रश्न पत्र तैयार किए जाए, उसकी सामग्री दी जाए, ना कि 10th क्लास के। तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रेक्षणों की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इंद्रियों द्वारा अभिगम्य प्राकृतिक परिघटनाओं के विवरणात्मक कथन
और सेकंड है संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष, और थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक परिघटनाओं के स्पष्ट और विस्तृत वर्णन, और एक विशिष्ट तर्कसंगत सोच के पक्ष के लिए दिए गए तर्क। तो हम जब आँख नाक कान मुंह के द्वारा यानी आँख नाक ज्ञान इंद्रियों को प्रयोग करके, इंद्रियों को प्रयोग करके कोई प्राकृतिक घटनाओं को विवरण करेंगे तो वो अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे, अच्छी तरीके से हमें रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तरीके से हमें याद हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर, यानी जब भी हम कोई देखते हैं, कोई घटना होती है, यदि हम उसको देख लिए तो उसको बताने के लिए हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम जल्दी से बताते चले जाते हैं। यानी इंद्रियों के माध्यम से देखा हमने, उसको सुना, कानों से सुना, इसलिए इंद्रियों का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें इंद्रियों का प्रयोग दे दिया है तो सबसे बेस्ट प्रयोग प्रेक्षण जो हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के मूल्यांकन के विषय में निम्न में से दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया, सीखने के सभी पहलुओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। जी, दिया जाना चाहिए। सेकंड है, स्थिति के अनुसार आकलन की विधियों का लचीलापन भी होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। और सी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा दिए गए अनौपचारिक अवलोकन मूल्यांकन हेतु उपयोग में नहीं लाने चाहिए बल्कि उपयोग में लाने चाहिए। इसमें दे दिया नहीं लाने चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो डी ऑप्शन है, मूल्यांकन को सीखने वाले के गुणात्मक प्रदर्शन पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। तो ए बी डी ऑप्शन हमारा सही है। सी जो है इसमें नहीं दे दिया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, वरना ये भी ऑप्शन सही रहता। तो ए बी डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देख लेते हैं, ए बी और डी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हमारे देश में जो लोग सामान्य बीमारी जैसे फ्लू, डायरिया, बुखार इत्यादि से पीड़ित हैं, वे चिकित्सक से मशवरा नहीं करते बल्कि अपने आप ही दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया गया जिससे उन्हें आसपास के लोगों की स्वचिकित्सक प्रणाली का अध्ययन करना है। तो निम्नलिखित में से विज्ञान को सीखने के कौन से सूचकों का उनके प्रोजेक्ट के द्वारा मूल्यांकन हो सकता है? तो चलिए देख लेते हैं सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा कौन सा दिया हुआ है। तो पहला दिया संवाद विश्लेषण पूर्वानुमान। इसमें संवाद तो होगा नहीं, पूर्वानुमान से कोई लेना देना नहीं, परिकल्पना भी कोई नहीं होगा इसमें, यानी इसमें डायरेक्ट सामने से ही प्रदर्शित है तो इसलिए परिकल्पना भी नहीं होगी, इसमें कोई प्रयोग भी नहीं हो रहा। तो विश्लेषण करना, संवाद करना और आंकड़े इकट्ठित करना, तो इसमें पूर्वानुमान दे दिया, ये ऑप्शन कट गया। इसमें परिकल्पना दे दिया तो ये भी ऑप्शन कट गया। इसमें प्रयोग करना दे दिया, ये भी ऑप्शन कट गया। तो फोर्थ ऑप्शन सबसे अच्छा आंसर दिया है, विश्लेषण करना, संवाद करेंगे और आंकड़े इकट्ठा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, विज्ञान के शिक्षण के जांच पड़ताल आधारित अधिगम के लिए निम्न में से किसके सिवाय सभी स्वीकृति गुणधर्म हैं? यानी किसी एक ऑप्शन के अलावा बाकी सब सही है, स्वीकृति है, यानी जो ऑप्शन गलत है उसको हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों के अपने संसार को समझने के बच्चों की क्षमता में इसका गहरा विश्वास है। सेकेंड है, यह प्राकृतिक संसार के साथ सीधे संपर्क को एक आवश्यक चरण के रूप में देखता है। थर्ड ऑप्शन है, यह समझना है कि यह समझता है कि बच्चों से वैज्ञानिक की तरह बहस करने के कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और फोर्थ है, यह बच्चों को नूतन अन्वेषण के रूप में देखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा, इसमें केवल सिवाय पूछा था और बाकी तीन ऑप्शन सही थे, तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा ऑप्शन सही है। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा गलत है, इसमें दिया है बहस करने के कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा इसी के सिवाय। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी एक प्रभावकारी प्रक्रिया है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहना। सेकेंड है, बच्चों को गृह का नियमित रूप से जांचना। और फोर्थ है, बच्चों को प्रयोगशाला में ध्यान देने के लिए कहना। और फोर्थ है बच्चों में अवधारण परिभाषा को याद रखने की क्षमता की जांच करना। इसका जो सबसे अच्छा आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया है, इसलिए बच्चों को अपने उसके विचार के लिए अभिव्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है, किसी विज्ञान सम्मत साक्षर व्यक्ति का निम्न में से क्या अति लाक्षणिक गुण है? पहला ऑप्शन है, विज्ञान के सभी तथ्यों और सिद्धांतों को अधिपति होना। सेकंड है, व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में सुविचारित निर्णय ले पाने की क्षमता। थर्ड है, एक बढ़िया खोज पत्र को लिखने और प्रकाशित करवाने की क्षमता होना। और फोर्थ है, विज्ञान की सफलता की सराहना करने की सक्षमता होनी चाहिए।
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दिया है इसमें व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में सुविचार निर्णय लेने की क्षमता, यानी इसमें थिंकिंग कर रहा है अपने हिसाब से, सोच रहा है तार्किक करके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड ही सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।